दिसंबर 1961 में हुए भारत गोवा विलय की ये गाथा आज कहानी भारत के शौर्य की के तीसरे एपिसोड में भारतीयों के लिए गोवा की स्वतंत्रता और पुर्तगालियों के लिए गोवा पर आक्रमण, भारत गोवा विलय को ये दोनों नाम मिले। जय हिंद। ये कहानी भारत के शौर्य की सीरीज का तीसरा एपिसोड है और बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी और हिंदुस्तान में। मैं हूं आपका दोस्त अक्षय प्रताप सिंह चौहान। वीडियो के लिए विषय वस्तु संकलन है वैभव त्रिपाठी का। ऑपरेशन विजय के नाम से मशहूर इस सशस्त्र सैन्य कार्रवाई के चलते मात्र 36 घंटों के अंदर अंदर भारतीय सेना द्वारा पुर्तगाल के 451 वर्ष पुराने राज का अंत कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान भारत के कुल 22 जवान शहीद हो गए तथा 30 पुर्तगाली सैनिकों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। दरअसल अंग्रेजी हुकूमत से भारत की आज़ादी के बावजूद पुर्तगालियों ने गोवा, दमन दीव और दादर नागर हवेली पर अपना शासन जारी रखने का फैसला किया। लेकिन इसी बीच गोवा कांग्रेस समिति के संस्थापक और गोवा में राष्ट्रवाद के जनक कहे जाने वाले त्रिस्ताओ ब्रंगेजा कुन्हा ने गोवा में पुर्तगाली शासन को अस्वीकार कर उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। फिर चाहे विदेशी राज के 400 साल नामक पुस्तक का लेखन हो या पुर्तगाली सरकार के खिलाफ पर्चे बांटना हो, उनके हर कदम के लिए उन्हें राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसी महान हस्तियों की सराहना प्राप्त। किंतु जब 1946 में समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अपने एक मित्र के बुलावे पर गोवा पहुंचे और उन्हें कुन्हा द्वारा गोवा को पुर्तगालियों से आज़ादी दिलाने के लिए चलाए जा रहे आंदोलन का पता चला, तो उन्होंने भी इसे सही ठहराया और पुर्तगाली सरकार द्वारा जनसभा पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद उनके द्वारा आयोजित किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोग हजारों की संख्या में उपस्थित भी हुए। किंतु इस आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता से बौखलाई सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर वापस भारत भेज दिया। साथ ही जब पुर्तगाल ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के दरवाजे खटखटाते हुए भारत के रास्ते दादर नागर हवेली जाने के लिए भारत के अनुमति न देने की बात उठाई, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ये दो टूक कहते हुए किसी प्रकार की सहायता से मना कर दिया कि दादर नगर हवेली पर भले ही आपका शासन हो, किंतु भारत को भी अपने क्षेत्र में सशस्त्र पुर्तगालियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। खैर, अभी तक तो भारतीय सेना तो मैदान में उतरी भी नहीं थी और दादर नगर हवेली भारत के पाले में आ चुका था, किंतु अब आवश्यकता थी भारतीय सेना के मैदान में कदम रखने की। और जैसे ही सेना को इशारा मिला तो एक और तत्कालीन दल सेना अध्यक्ष ने मराठा लाइट इन्फेंट्री को दमन तथा राजपूत और मद्रास राइफल को दीव पर कब्जा करने भेज दिया गया। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी वायुसेना के प्रमुख कमांडर एरलिक पिंटो को गोवा पर हमला कर उसे जीतने तथा दमन दीव की ओर बढ़ती थल सेना की सहायता करने की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही सन 1950 में जब भारत सरकार ने पुर्तगाली सरकार से गोवा के भारत विलय पर समझौता करने की पेशकश की, तो उसने इस बात से साफ इनकार करते हुए कहा कि जब पुर्तगाल ने सन 1510 में गोवा पर अपना स्वामित्व स्थापित किया था, उस समय भारतीय गणतंत्र का कोई अस्तित्व ही नहीं था। इसलिए भारत को इसका हस्तांतरण करने का दूर दूर तक कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पुर्तगाल के यूं हस्तांतरण की बात को नकार देने से धीरे धीरे भारत पुर्तगाल के रिश्तों में खटास आने लगी और नतीजतन सन 1954 में भारत ने गोवा यात्रा पर वीजा पाबंदियां लगा दिया, जिसके चलते गोवा, दमन दीव तथा दादर नगर हवेली के बीच आवागमन ठप पड़ गया। इसके बाद भारत सरकार का पहला लक्ष्य था दादर नगर हवेली पर कब्जा कर उसे भारत में मिला लेना। इसके लिए जुलाई 1954 में संयुक्त गोवा मोर्चा, आज़ाद गोमांतक दल और राष्ट्रीय सेवा संघ ने भारतीय पुलिस बल की सहायता से दादर नगर हवेली पर हमला बोल दिया। अब चूंकि दादर नगर हवेली पर केवल पुलिस बल ही तैनात थी तथा जब पुर्तगाली सरकार ने भारत के मार्ग से वहां सैन्य सहायता भेजने के लिए भारत सरकार से अनुमति मांगी, तो इस बार भारत सरकार ने भी इनकार कर दिया और अंततः चारों ओर से भारतीय प्रशासकों से घिर जाने पर वहां के पुर्तगाली प्रशासकों ने मजबूरन अपने हथियार डाल दिए। साथ ही भारतीय जलसेना ने भी INS राजपूत और INS कृपाण जैसी 2 जंगी जहाजों को गोवा के लिए रवाना कर इतनी भारी तबाही को अपनी ओर आता देख जब पुर्तगाली रक्षा मंत्री ने उनके प्रधानमंत्री
साल्जार से भारत की विभीषकता बताते हुए पुर्तगाली फौजों को वापस बुलाने का निवेदन किया तो साल्जार ने बड़ी निर्दयता से इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहा कि उन सैनिकों के लिए यही उचित है कि या तो वे जीत कर आएं या वीर गति को प्राप्त हो जाएं। अतः साल्जार ने अपने आर्मी जनरल वॉस्लो इ सिल्वा को अपने इस निर्णय से अवगत कराते हुए कम से कम 8 दिनों तक स्थिति को काबू में रखने का आदेश दे दिया। किंतु इन 8 दिनों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों की सहायता से भारत को रोकने के साल्जार के इस इरादे को मटियामेट करते हुए वॉस्लो इ सिल्वा ने अपने सैनिकों के प्राण बचाने के उद्देश्य से भारत के आक्रमण करने के अगले दिन ही आत्मसमर्पण कर दिया और अंततः पुर्तगाली सेना के अधिकार वाले ये तीनों भूभाग भी वापस भारत की अखंडता में शामिल हो गए। कहानी भारत के शौर्य के सीरीज का तीसरा एपिसोड यहीं से समाप्त होता है। अगर आप पिछले 2 एपिसोड देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप जाकर उसे देख सकते हैं। मिलते हैं अगले शनिवार को कहानी भारत के शौर्य की सीरीज के 4थे एपिसोड के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए।